इन लुटेरों के गैंग ने स्पेन के बैंक से कई टन सोना चुरा लिया था। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने सोने को पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ली। फिर उन सबको सीवर में डालकर एक बहुत ही ताकतवर पंप का इस्तेमाल करके सीवर के रास्ते उस सोने को कई किलोमीटर दूर एक खुफिया ठिकाने पर भेज दिया। इस पूरे सोने को भेजने में बस कुछ ही मिनट लगने थे। इसके बाद वो इन सोने की गोलियों को दोबारा पिघलाकर सोने की ईंटें बनाने वाले थे, ताकि उन्हें ले जाना और भी आसान हो जाए। जैसे जैसे सोना खजाने से गायब हो रहा था, उसके अंदर पानी का लेवल भी तेजी से नीचे गिर रहा था। लुटेरों की हर हरकत पर नजर रख रहे कमांड सेंटर ने ये देख लिया था, कुछ तो गड़बड़ थी। पानी खींचने की इस अजीब आवाज ने कमांडर को बेचैन कर दिया। उसने फौरन एक एक्सपर्ट को बुलवाया। वो चाहता था कि एक्सपर्ट आकर उसे कोई अच्छी खबर दे, लेकिन उसे जो जवाब मिला वो सबसे बुरा था। एक्सपर्ट ने पक्के तौर पर कहा कि लुटेरों ने सोना भेजने का काम शुरू कर दिया है और हो सकता है कि अब तक वो आधे से ज्यादा सोना भेज भी चुके हों। ये सुनते ही कमांडर के होश उड़ गए। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी नौकरी पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने फौरन अपनी टीम को सीवर के रास्ते लुटेरों का ठिकाना ढूंढने के लिए भेजा। लेकिन कमांडर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भेजा जा रहा सोना सीवर में नीचे की तरफ नहीं, बल्कि उसे प्रोफेसर ने पंप के प्रेशर का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ भेजा था। नतीजा ये हुआ कि कमांडर की सारी मेहनत बेकार चली गई। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस वक्त तक खजाने का सारा सोना बाहर भेजा जा चुका था। लुटेरे अंदर खुशी से नाच रहे थे और तभी कमांडर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर लोगों को बैंक के सबसे करीबी ऊपर वाले रास्ते की तरफ ढूंढने के लिए भेजा और इस वक्त प्रोफेसर की टीम में काम बड़े जोरों पर चल रहा था। वो सोने की ईंटें हटा रहे थे। तभी मार्से ने मॉनिटर पर देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। उसने फौरन सबको खबरदार कर दिया। प्रोफेसर हैरानी से मॉनिटर को देखने लगा। उसके हिसाब से पुलिस का इतनी जल्दी वहां पहुंचना नामुमकिन था। प्रोफेसर ने अपने पूरे प्लान के बारे में दोबारा सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ हुई। दूसरी तरफ मार्से इस तरह से पकड़े जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने सभी को हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन प्रोफेसर ने उसे रोक दिया, क्योंकि सिर्फ वो कुछ लोग स्पेशल पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। चुपचाप सरेंडर करने में ही शायद कोई भलाई थी। इसके बाद सबने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। फिर उन्हें एक गाड़ी में बंद कर दिया गया, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी गाड़ी वहां से नहीं चली। प्रोफेसर को फौरन किसी गड़बड़ का शक हुआ। उसके प्लान के हिसाब से कमांडर का इतनी जल्दी उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन था और सच भी वही था जो उसने सोचा था। उस वक्त कमांडर तो अपने हेडक्वार्टर में बैठकर गुस्सा कर रहा था। प्रोफेसर को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने मार्से के साथ मिलकर गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन बाहर आते ही प्रोफेसर के होश उड़ गए। उनका सारा सोना गायब था। यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा दूसरों को अपनी चाल में फंसाने वाला प्रोफेसर आज खुद किसी की चाल का शिकार हो गया था। प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया। उसने सबको हथियार दिए और सोना वापस छीन कर लाने का फैसला किया। अच्छी बात यह थी कि सोना ले जाने वाले ट्रक में एक जीपीएस सिस्टम लगा था। वो लोग तेजी से उसका पीछा करते हुए आखिरकार एक सुनसान कबाड़ खाने में पहुंचे, जहां उन्हें वो ट्रक तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर का सोना गायब था। इसके बाद प्रोफेसर ने कुछ नहीं छुपाया और बैंक के अंदर मौजूद अपने साथियों को बता दिया कि सोना चोरी हो गया है। ये जानने के बाद पालेर्मो को शक हुआ कि उनकी टीम में ही कोई गद्दार है, क्योंकि किसी बाहरी आदमी को उनके प्लान के बारे में पता ही नहीं था। तो फिर कोई इतनी आसानी से उनके खुफिया ठिकाने तक कैसे पहुंच सकता था? जब सब लोग निराश हो चुके थे, तभी प्रोफेसर को अचानक याद आया कि बर्लिन ने एक बार अपने बेटे को इस प्लान के बारे में बताया था। प्रोफेसर को शक हुआ कि सोना उसी के बेटे ने चुराया है और असल में हुआ भी वही था जो उसने सोचा था। सोना चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि बर्लिन का बेटा ही था, जो रिश्ते में प्रोफेसर का भतीजा लगता था। उन्होंने सारा सोना जमीन के अंदर गाड़ दिया और फिर उसके ऊपर एक लकड़ी का घर बना दिया। इसके बाद ऊपर घास बिछाई, फर्नीचर रखा और बहुत जल्द उस जगह को एक प्राइवेट घर जैसा बना दिया। अब जब सोना चोरी हो चुका था तो बैंक के अंदर मौजूद लुटेरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। प्रोफेसर ने उनसे अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचने को कहा, लेकिन वो खुद भी हार मानने वाला नहीं था। प्रोफेसर ने रियो से कबाड़ खाने के आसपास के कैमरों की फुटेज चेक करने को कहा, ताकि कोई सुराग मिल सके, क्योंकि कोई भी इंसान इतने टन सोने को शहर से बाहर सुरक्षित नहीं ले जा सकता था। उसे यकीन था कि चोरों ने सोना पहले कहीं छुपाया होगा और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका उसे कहीं गाड़ देना ही था। इसके बाद वो लोगों को लेकर सोना ढूंढने के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन तभी लुटेरों से बात करने के लिए प्रोफेसर जिस वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता था, उस पर अचानक कमांडर की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही प्रोफेसर समझ गया कि सारा और उसकी टीम पकड़ी गई है। दरअसल जब वो ट्रक का पीछा कर रहा था, उसी वक्त कमांडर ने बैंक पर धावा बोल दिया था। वो एक महिला फौजी जो अब तक छुपी हुई थी, अचानक एक पाइप से बाहर निकली और एक ही पल में उसने पालेर्मो को काबू में कर लिया। और वो 2 डॉक्टर भी असल में नकली थे। उन्होंने अंदर और बाहर से मिलकर हॉल में मौजूद लुटेरों पर काबू पा लिया। इसके बाद बाहर से स्पेशल पुलिस अंदर घुसी और बाकी बचे सभी लुटेरों को भी एक साथ पकड़ लिया। ये देखकर बाहर खड़ा कमांडर खुशी से झूम उठा। इतने लंबे समय तक परेशान रहने के बाद आखिरकार उसे राहत मिली थी। घुटनों पर बैठे इन लुटेरों को देखकर कमांडर ने प्रोफेसर से संपर्क किया। उसने प्रोफेसर को सलाह दी कि वो कहीं छिप जाए और पकड़े जाने का इंतजार करे, लेकिन प्रोफेसर ने कमांडर से कहा कि वो खुद सरेंडर करने आ रहा है। ये सुनकर कमांडर हैरान रह गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि प्रोफेसर आखिर करना क्या चाहता है, और प्रोफेसर ने भी इसके बाद उस लेडी ऑफिसर को सोना ढूंढने का काम सौंपा। प्रोफेसर को यकीन था कि अपनी काबिलियत से वो सोना जरूर ढूंढ निकालेगी। आखिर उसने एक बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद प्रोफेसर को पकड़ लिया था। इसके बाद उसने एक कागज उस लेडी ऑफिसर को दिया और कहा कि अगर उसका भतीजा सोना देने से मना करे तो उसे ये कागज दिखा देना। प्रोफेसर अकेले ही अपने साथियों को बचाने
जाने के लिए बैंक पहुंचा। वहां जमा भीड़ उसके लिए नारे लगा रही थी और उसका हौसला बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ कमांडर बैंक के गवर्नर को खजाने के पास ले गया। इस वक्त वहां सिर्फ दीवारें और खाली अलमारियां बची थी, अंदर सोना बिल्कुल भी नहीं था। अपने चेहरे से भी ज्यादा साफ खजाने को देखकर कमांडर समझ गया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब सोना ही नहीं मिला तो लुटेरों के एक झुंड को पकड़ने का क्या फायदा। उसने अपनी टीम को ये दिखाने को कहा कि यहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है। इसके बाद कमांडर बैंक के बड़े हॉल में वहां पहुंचे, प्रोफेसर से मिला। उसे आता देख लुटेरों ने निराशा में अपने सिर झुका लिए, ये देखकर कि प्रोफेसर सच में आ गया है। कमांडर ने आते ही उससे सोने के बारे में पूछा, लेकिन प्रोफेसर उसे इतनी आसानी से कैसे बता सकता था। अब वो सोना ही उसका आखिरी तुरुप का इक्का था। उसने कमांडर से कहा कि अगर उसे सोना चाहिए तो उसकी बात माननी होगी। अगर मीडिया को पता चल गया कि सोना गायब हो चुका है तो फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आ जाएगा। उस वक्त चाहे निवेशक हो या आम लोग, सब उस आर्थिक संकट के असर से डोमिनो की तरह एक एक करके बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी हालत में कमांडर की तो बात ही छोड़ो, पूरा देश भी दिवालिया हो सकता है। लेकिन कमांडर को साफ तौर पर उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये देखकर कि प्रोफेसर कुछ नहीं बताएगा, कमांडर ने एक एक करके सबसे सच उगलवाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले डेनवर को बाहर निकाला और उसे डरा धमकाकर और लालच देकर प्रोफेसर के बाकी प्लान के बारे में बताने को कहा। अगर वो सोना वापस दिलवा देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा और साथ ही उसे ढेर सारे पैसे भी दिए जाएंगे और एक अच्छे नागरिक का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सुनने के बाद डेनवर थोड़ा हिचकिचाया। ये इनाम बहुत ही आकर्षक था। इसके बाद उसने प्रोफेसर का प्लान एक कागज पर लिख दिया। जब कमांडर ने उसे उठाकर देखा, कर्नल एक बार फिर बेवकूफ बन गया। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। जब वो हेडक्वार्टर वापस आया तो उसने देखा कि लुटेरों ने सोना पिघलाने वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया है। अब पूरी दुनिया जानती थी कि उनका सोना चोरी हो गया है। ये देखकर कर्नल रोने वाला हो गया। अगले दिन जैसे ही शेयर बाजार खुला, सारे शेयर गिर गए। इस बात से मंत्री भी घबरा गए। अब पूरा देश आर्थिक संकट में फंस गया था। यहाँ तक कि यूरोपियन बैंक ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मंत्री ने सारी जिम्मेदारी कर्नल पर डाल दी। अगर सोना नहीं मिला तो न सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी बल्कि जेल भी हो सकती है। ये सुनकर कर्नल के होश उड़ गए। मामला बहुत गंभीर हो गया था। उधर अलीशा ने जमीन के कागजात चेक किए और पता लगाया कि हाल ही में एक जमीन किसी ने खरीदी है। अलीशा अपनी टीम के साथ वहां पहुंची, लेकिन अंदर जाते ही अलार्म बज गया। वहां का नया माहौल और ताजी घास देखकर अलीशा समझ गई कि सोना यही गड़ा है। तभी प्रोफेसर का भतीजा अपनी टीम लेकर वहां आ गया। दोनों तरफ से बंदूकें तन गई। तभी अलीशा ने प्रोफेसर की दी हुई पर्ची निकाली। उसे पढ़ने के बाद बर्लिन के बेटे ने अलीशा को सारा सोना ले जाने दिया। इधर बैंक में डांट खाने के बाद कर्नल फिर से प्रोफेसर के पास गया। अब वो पूरी तरह हार मान चुका था। उसने कमरे से सबको बाहर भेज दिया। फिर प्रोफेसर ने कर्नल को बताया कि एक रास्ता है जिससे दोनों का फायदा होगा। अगर कर्नल उसकी बात माने तो उसकी तरक्की पक्की है। उसने कर्नल से कहा कि वो मीडिया को बताए कि सोना मिल गया है। कर्नल के ऐलान करते ही सोने से भरा ट्रक वहां आ गया। दरवाजा खुलते ही अंदर सोने की ईंटें दिखाई दी। पत्रकारों ने फटाफट खबरें चलानी शुरू कर दी। सोना मिलते ही देश का संकट टल गया और शेयर बाजार फिर से ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले कि कर्नल खुश होता, वो गुस्से में प्रोफेसर के पास गया। असल में वो सोना नकली था और पीतल का बना था। लेकिन प्रोफेसर ने समझाया कि अब पूरी दुनिया जानती है कि तुमने सोना ढूंढ लिया है। सबकी नजरों में तुम एक हीरो हो। तुम्हें असली या नकली से क्या फर्क पड़ता है, ये बस एक राज रहेगा। ये सुनकर कर्नल ने अपने आदमियों को लुटेरों पर निशाना लगाने का आदेश दिया। तभी गोलियों की आवाज आई। कर्नल ने ऐलान किया कि उसने सभी लुटेरों को मार गिराया है। फिर उसने बंधकों को छोड़ दिया। लुटेरों की लाशें बाहर निकाली गई। बाहर खड़ी भीड़ लुटेरों के लिए रोने लगी। डेनवर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। तभी मंत्री ने उसके सामने एक फाइल रखी। डेनवर ने फाइल खोली तो देखा कि उसमें प्रोफेसर का बनाया हुआ कागज का पक्षी था। वो तुरंत समझ गया। इधर जो लाशें ले जाई जा रही थी वो अचानक बैग से उठ बैठी। कर्नल ने आखिरकार प्रोफेसर के साथ समझौता कर लिया था। ये समझौता सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन सारे लुटेरे एक गोदाम में मिले। उन्हें नई पहचान और पासपोर्ट दिए गए। अब वो सब करोड़पति बन चुके थे। हालांकि टोक्यो और नैरोबी जिंदा नहीं बच पाए, लेकिन ये अंत सबसे अच्छा था। इसी के साथ मनी हाइस्ट की कहानी खत्म हुई। रही बात बैंक में रखे नकली सोने की, तो उस पर प्रोफेसर की एक अलग सोच थी। वो कहता था कि एक देश की अमीरी क्या है, नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। ये एक तरह का सपना है। इसका कोई वजूद नहीं है। स्पेन के लोगों को न तो एक पैसा मिला और न ही कोई सोना। ये तो बस एक भरोसा है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।